नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक से ली गई है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन के बारे में बातचीत की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम एक एक करके उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित अपना अध्ययन। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदारों ने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर यानी इजाज़तनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगालों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुँचे, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजहों से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, किलेबंदी का मतलब होता है बस्ती के आसपास ताकतवर दीवारों को बना देना ताकि बाहरी शक्ति उनके ऊपर हमला ना कर सके। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से दुखी थे। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनियों ने साझेदारों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, न कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में हमें 3 सवाल दिए गए हैं, तो यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा हुआ। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्यापार के एकाधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को यह फ़ायदा मिला कि कंपनी को किसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसका कोई व्यापारिक प्रतिद्वंदी नहीं था।
इंग्लैंड में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह अधिकार दिया गया था कि वह पूर्व में जाकर भारत के साथ व्यापार कर सकता है और किसी दूसरी कंपनी को यह अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए उसका कोई कंपटीटर नहीं था, उससे कोई टक्कर लेने वाला नहीं था। दूसरा सवाल है कि यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यूरोपीय व्यापारी भारत से सूती रेशमी कपड़े और काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि ले जाना पसंद करते थे। जब बाद में दूसरी कंपनियों को भी भारत से व्यापार करने का अधिकार मिल गया तो इन वस्तुओं की कीमत बढ़ गई और मुनाफा कम हो गया। दोस्तों, तीसरा और आखिरी सवाल है कि आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। दोस्तों, आप अपना उदाहरण भी दे सकते हैं, लेकिन यह मैंने अपना उदाहरण दिया है। मतलब ये कि इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है। देखते हैं इसके जवाब को हम कैसे लिख सकते हैं। मेरे घर में मेरे कपड़े मेरे पिताजी द्वारा खरीदे जाते हैं। इस क्षेत्र में उन्हें एकाधिकार प्राप्त है क्योंकि उनके अलावा यह कार्य किसी और को करने की मनाही है। ऐसे में जो कपड़े मेरे पिताजी द्वारा खरीदे जाते हैं मुझे वही पहनने पड़ते हैं। मैं खुद क्या खरीदना और पहनना चाहता हूँ अपने यह मायने नहीं रखता। अर्थात दोस्तों, हमारे कपड़े जब पिताजी के द्वारा खरीदे जाते हैं, हम अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर पाते, तो पिताजी के द्वारा जो भी खरीद कर दे दिया जाता है हमें वही पहनना पड़ता है। हमारे क्या पहनने की इच्छा है या क्या पहनने की इच्छा नहीं है यह मायने नहीं रखता। उदाहरण के लिए, आप जीन्स टी शर्ट पहनना चाहते हैं लेकिन आपके पिताजी ने आपको कुर्ता पजामा लाकर दे दिया तो आपको कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मुझे यह नहीं पहनना और मैं जीन्स और टी शर्ट पहनना चाहता हूँ, क्योंकि इस बारे में आपका कोई अधिकार नहीं है। एकाधिकार सारा का सारा पिताजी को प्राप्त है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें हमने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।